वेलकम टू रीडिंग कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, ठीक है ना। आई होप कि आपको इसके पहले के सभी लेक्चर क्लियर हो गए होंगे, और स्पेशली करके कल का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया था वर्कशीट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। ये कौन सा टॉपिक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस इसके बाद अब हमारे पास और सिर्फ 2 टॉपिक बचे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं। जब वो हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग डायरेक्टली 11 के सिलेबस पे जंप करने वाले, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो 11 का सिलेबस कंप्लीट करने में या 11 का सिलेबस पढ़ने में, तो आप अपने रिस्पेक्टिव काउंसलर से मिलो, जो आपके यहाँ सर आए थे उनसे बात करो कि हमें आपके 11 के लिए वीडियो लेक्चर चाहिए या 11 की क्लासेस हमें ज्वाइन करने एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि इस ओके, तो आप लोगों ने 9 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी एक थोड़ी सा हल्का फुल्का देखा है, 10 क्लास में भी अच्छा खासा देख लिया है, ठीक है। बट 11th में और 12th में इससे भी वास्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर होने वाला है, ठीक है ना। एज इट इज जैसे कि वैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर क्लास 11th में आपके सिलेबस में है, और साथ ही साथ JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायरेक्टली एक क्वेश्चन इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे JEE में होता है, ठीक है। तो देखते कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। जो मैं पढ़ाने वाला वो चीज़ आपकी हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो आपका एक बार रिकॉल हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्ट कहाँ से? तो सबसे पहले होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक होती है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक दूसरे को कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ओके, एक्स एक्सिस को हम लोग कहते हैं एब्सिसा। एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है? एब्सिसा। वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और ये जो प्लेन होता है, ये देखो, ये जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, इस प्लेन को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, और ये जो प्लेन है इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन, या ठीक है, या फिर ऐसा बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है ना, ये रेफरेंस होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का रेफरेंस लाइन है। क्या है? रेफरेंस लाइन। जैसे कि मान लो कि एक आधी ऑब्जेक्ट है जो 1 किलोमीटर पे मतलब उसका कोई तो भी रेफरेंस पॉइंट होगा। जैसे अगर मान लो कि एक पर्सन है जो मेरे से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे, एक पर्सन मेरे से 10 किलोमीटर, तो मैं क्या हो गया? उसका रेफरेंस पॉइंट होगा। हम लोग कहाँ से जो कैलकुलेशन करें वो कहाँ से करने वाले? मेरे से करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो एक आधी पॉइंट है यहाँ, ठीक है, तो इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो ये ओरिजिन से कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या होता है? एक रेफरेंस पॉइंट होता है या रेफरेंस लाइन होती है जहाँ से सारी चीज़ों का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। विदाउट एक्स एक्सिस, विदाउट वाई एक्सिस के आप कभी भी मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। किसी चीज़ का डिस्टेंस अगर पता करना है वो नहीं कर पाओगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है? रेफरेंस होता है, रेफरेंस लाइन या रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन देखो, नाम से समझ में आता है। ओरिजिन, जो कुछ भी शुरुआत होगी यहाँ से होने वाली है, यही क्या है? हमारा ओरिजिन है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो अब आते, चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होती है, ओरिजिन हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलो ध्यान से। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? जैसे मान लो एक पर्सन है जो फिलहाल कहाँ पर है? ओरिजिन पे। फिलहाल कहाँ पर है? ओरिजिन। वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान लो उसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया?
x डिस्टेंस ट्रैवल किया, और फिर y एक्सिस के अलोंग, देखो y एक्सिस के अलोंग मतलब y एक्सिस को लेके या y एक्सिस को पैरेलल बोल सकते हैं, ठीक है। तो y एक्सिस को पैरेलल डिस्टेंस से ट्रैवल किया, कितना y डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y, ठीक है। जैसे एक पर्सन था स्टार्टिंग में ओरिजिन पे, उसने x एक्सिस के अलोंग में x डिस्टेंस ट्रैवल किया और फिर वहाँ से 90 डिग्री टर्न होकर y एक्सिस के अलोंग में y डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जहाँ वो पहुँच गया उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y। तो इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इसमें x क्या है, एब्सिस है, y क्या है, ऑर्डिनेट। दोनों को अगर एक साथ बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो ये बेसिकली x, y क्या हो गया, इस a पॉइंट का एड्रेस हो गया, इस पूरे प्लेन के ऊपर a का क्या हो गया, एड्रेस हो गया कि वो कहाँ पर है। जैसे हमारे घरों के एड्रेस होते हैं, ठीक है ना, होते हैं ना, हमारे घरों के एड्रेस होते हैं, हमारे ऑफिसेस के एड्रेस होते हैं, तो हर चीज़ का क्या, हमारे स्कूल के एड्रेस होते हैं, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों का क्या होता है, एड्रेस होते हैं। तो ये जो पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, ये बेसिकली x, y क्या हो गया, एड्रेस हो गया, कहाँ से, ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। चलो और थोड़ा सा इसको इलेबरेट करते हैं। जैसे x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसे हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसे हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ऐसे नाम दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, ये होता है ओरिजिन। तो ये हो गया आपके एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे जो नंबर है वो हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर नोट किए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसी तरीके से वाई एक्सिस ऊपर में यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर नोट डाउन किए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे x हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, और y हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर कभी किसी ने साइन पूछा तो साइन क्या होता है, प्लस प्लस, साइन क्या होता है, प्लस प्लस। मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इधर निगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको। इधर हम लोग निगेटिव नंबर नोट डाउन करते हैं, -1, -2, -3, -4। तो ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में किस टाइप के साइन आएंगे, x कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और y कैसा हो, सॉरी, x कैसा रहेगा, निगेटिव, और y कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर x निगेटिव, y पॉजिटिव। क्यों निगेटिव, समझ में आ गया, क्योंकि देखो इस पोजीशन पे अगर मैं नीचे देखूँ तो x कैसा रहेगा, नेगेटिव, और साइड में देखो तो y कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, नीचे में यहाँ पे y कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, -1, -2, -3, -4। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे बता सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x कैसा, पॉजिटिव। देखो x एक्सिस पे देखोगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, y एक्सिस पे देखोगे तो निगेटिव नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, दोनों भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव, y नेगेटिव, ठीक है। तो ये होता है साइन, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ये ध्यान रखना ना, x एक्सिस को एब्सिस बोलते हैं, y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये जो प्लेन है इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, या कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं,
ये होता है जो ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, इसको कोऑर्डिनेट भी कहते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सारे वर्ड्स आप फैमिलियर हो जाओ। ओके, तो अभी आप लोगों ने देखा कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन कहते हैं। उसके बाद साइन ऑफ अ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब मैं ना कुछ पॉइंट आपको प्लॉट करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। काफ़ी सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है पॉइंट को प्लॉट करने में। जैसे 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3, ठीक है। तो अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मुझे पॉइंट P बताओ 1, 2 जिसके कोऑर्डिनेट है। पॉइंट P को अपने को प्लॉट करना है, पॉइंट P क्या करना है, हमें प्लॉट करना है। तो काफ़ी सिंपल है प्लॉट करना। आपको ये देखना है कि x 1 है और y 2 है, तो x एक्सिस पे 1 देखो, y एक्सिस पे 2 देखो, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, तो ये पॉइंट P यहाँ होगा 1, 2। आपको और एक पॉइंट Q है -1 -2, एक पॉइंट Q है -1 -2, -1 -2, देखो x कितना -1 है, y कितना -2 है, -1 -2, ठीक है। ये हो गया आपका Q पॉइंट। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट R जो है इसके कोऑर्डिनेट बताओ, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट। तो जब कोऑर्डिनेट की बारी आती है तो हमें क्या देखना है, पहले x कोऑर्डिनेट देखना है, यानी x एक्सिस की तरफ देखना है। तो x एक्सिस की तरफ देखोगे तो कितना आ रहा है, -3, तो पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट -3। और फिर y एक्सिस की तरफ देखो, तो y एक्सिस की तरफ जब देखोगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, अगर मैं आपको पूछूं कि ये पॉइंट M के कोऑर्डिनेट बताओ, पॉइंट M के कोऑर्डिनेट, तो पहले कहाँ देखना है, x एक्सिस की तरफ। तो जब आप x एक्सिस की तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा 2, ठीक है ना। मैं एग्जैक्ट नहीं, बट हम लोग ये करते हैं, श्योर कर रहे हैं कि वो एग्जैक्ट 2 पे ही हो जाए। और y एक्सिस की तरफ देखें तो y एक्सिस की तरफ कितना आ रहा है, -3, तो M के कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2, -3। ओके, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो आपने काफ़ी पहले पढ़ के रखा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि एक पॉइंट यहाँ पर है और उसका नाम है मान लो A, एक पॉइंट यहाँ है, x एक्सिस पे 4 पे है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट बोलो। तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 4, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे y हमेशा कैसा रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कहा था ओरिजिन पे था, और मैं कितना डिस्टेंस चला x एक्सिस की तरफ, 4 डिस्टेंस चला, यहाँ पे रुक गया, तो y एक्सिस की तरफ चला क्या, नहीं चला, तो मेरे a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये मान लो ये पॉइंट है, B पॉइंट है, तो B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें जो कुछ भी कोऑर्डिनेट बताना है वो कहाँ से बताना है, ओरिजिन से बताना है। तो मैं पहले कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन पे, तो मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है, B पे जाना है, तो मैं किसके अलॉन्ग में चलूँगा, y एक्सिस के अलॉन्ग में चलूँगा। y एक्सिस का अलॉन्ग में चला, x चला क्या, मैं ना ही इधर चला और ना ही इधर चला, x चला क्या, नहीं, तो 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0, और y एक्सिस पे कितना चला, 4 चला। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट, इफ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, अगर पॉइंट कहाँ पे लाइज कर रहा है, x एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा आएगा, 0 आएगा, x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, ध्यान से सुनना, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इफ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाइज कर रहा है, जैसे देखो B पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है, y एक्सिस पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। समझ में आ रहा है। तो यही मुझे बताना था कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला
डिस्टेंस फार्मूला क्या कहते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। एक पॉइंट ए है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, और मुझे ये पता करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखो, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हो। तो अब आपको प्रॉब्लम आएगी कि सर इससे आंसर अलग नहीं आएगा क्या, इससे आंसर अलग आएगा क्या? नहीं, आंसर सेम ही आएगा। कैसे? तो चलो बता दो। आपको मैं पूछा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, और ये होता है 1, ठीक है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बताओ। अच्छा, तो 3 माइनस 2 कितना होता है? 3 माइनस 2 1 होता है, उसका स्क्वायर, ये भी कितना होता है 1, यानी कि 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करो या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, आंसर सेम ही आने वाला है, आंसर सेम ही आने वाला है। तो फिर आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर करो या फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करो, आपका आंसर कैसा आएगा? हमेशा सेम आएगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपका ये डिस्टेंस फार्मूला आपको याद करते आना चाहिए। 2 पॉइंट अगर आपको दिए हैं तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ओके। तो आई होप कि आपको डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? जैसे मान लो एक सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2, और एक सी पॉइंट है जो इस ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। देखो सी ने डिवाइड किया ए बी को 2 हिस्सों में, ठीक है, इंटरनली डिवाइड किया। कौन से रेशो में? मान लो m:n के रेशो में। कौन से रेशो में? m:n। तो अगर आपको सी के कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है ना, सी के कोऑर्डिनेट देखो mx2 क्रॉस में जाना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये आ गया आपका y कोऑर्डिनेट। सी के कोऑर्डिनेट पता कर रहे हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। फिर y कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? तो सेम my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। तो याद कैसे रखना है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, तो ये क्या दे देगा अपने को? x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट पता करना तो my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो इसे हम लोग कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? ये होता है इंटरनल डिवीजन फार्मूला, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है? इंटरनल डिवीजन फार्मूला। उसी तरीके से जैसे मान लो एक सेगमेंट दिया है ए बी एक सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और सी कोई तो भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। सी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। इसने ए बी को अगेन ए से लेके सी तक m और बी से लेके सी तक n कौन से रेशो में डिवाइड किया? m:n। मतलब a से c तक कितना है? m है। b से c तक कितना है? n है। अच्छा, c कैसा है? एक्सटर्नल है। c कैसा है? एक्सटर्नल। यहाँ पे c कैसा था? इंटरनल था, ठीक है। तो अब c के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? c के कोऑर्डिनेट फिर से वैसे ही करना, क्रॉस में जाना, mx2 सेम फार्मूला आएगा, सिर्फ प्लस के जगह, सॉरी यहाँ पे प्लस है, सेम फार्मूला आएगा, सिर्फ प्लस के जगह कितना? माइनस, प्लस के जगह माइनस आएगा। तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n
ये x कोऑर्डिनेट मिलेगा और y कोऑर्डिनेट my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ये आ जाएगा y कोऑर्डिनेट, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। ये c कैसा एक्सटर्नल पॉइंट, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। अगर पॉइंट C इंटरनली डिवाइड करे तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, अगर पॉइंट C एक्सटर्नली डिवाइड करे तो एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब उसी के बाद तीसरा देखो, अगर मान लो एक सेगमेंट दिया है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी क्या एक मिड पॉइंट है, सी क्या है मिड पॉइंट का मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल इसमें डिवाइड हुआ है, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सी के कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आपको पॉइंट सी इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट निकालो, पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला लगा के पॉइंट निकालो, और अगर पॉइंट मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला निकालो। ठीक है, आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब कुछ बातें जो शायद आपको पता ना हो या कुछ बच्चों को पता भी हो, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, चाहे इसका यूज़ होगा चाहे ना होगा, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कि अगर मान लो ये सेगमेंट ए बी दी है, एक सेगमेंट ए बी है, इसको मुझे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 ट्राइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। जैसे मान लो एक पॉइंट है सी, मैंने कहा कि सी ने ए बी को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट किया मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी सी क्या हो गया, मिड पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि एक सेगमेंट है ए बी आपके पास, इसको मुझे ट्राइसेक्ट करना है। क्या करना है, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे 2 पॉइंट की जरूरत गिरेगी। मान लो पॉइंट सी और एक पॉइंट है डी। देखो 3 इक्वल पार्ट आ गए, ये पार्ट एक, ये पार्ट दूसरा और ये पार्ट तीसरा। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया। अच्छा, यहाँ पे तो हमें कोई रेशो दिखाई नहीं दे रहा, फिर रेशो दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गए, ये 3 पार्ट हो गए। जैसे मान लो कि अगर एक सेगमेंट है ए बी, 3 सेंटीमीटर की या 3 मीटर की एक लाइन है ए बी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट करना मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, ए से 1 मीटर पे एक पॉइंट बनाओगे, सी बोल दिया। फिर यहाँ से फिर से 1 मीटर पे और एक पॉइंट बनाओगे, डी बोल दिया। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट एक है, ये एक पार्ट है और ये भी एक पार्ट है, तो होगा ना ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब क्वेश्चन क्या है मेरा कि सी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया। सी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया, तो रेशो कितना होगा 1। ये पार्ट कितना हो गया 1 और यहाँ से आता का पार्ट कितना हो गया 2, तो रेशो कितना होगा 1:2। रेशो कितना हो गया 1:2 रेशो हो गया। समझा, सी ने ए बी को कौन से रेशो में डिवाइड किया 1:2। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि डी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया। डी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 1, तो कितना हो जाएगा 2:1। डी ने ये ट्राइसेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ट्राइसेक्ट। ये पार्ट कितना हो जाएगा 2 और ये पार्ट कितना हो जाएगा 1। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या, 3 इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट हो गए, इससे 2, और यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट हो गया, इसलिए 1। ठीक है ना। अब जैसे मान लो अगेन एक सेगमेंट है ए बी, अब मुझे ना इसके 4 इक्वल हिस्से करने हैं। क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, 4 इक्वल पार्ट्स, तो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा पार्ट हो गया, और ये चौथा पार्ट हो गया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। मैं चलो इसको कुछ नाम देता हूँ। ये पॉइंट है M, ये पॉइंट है P
और ये पॉइंट है N। अब मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि M ने AB को किस रेशो में डिवाइड किया? M ने AB को किस रेशो में डिवाइड किया? चलो बोलो, M ने AB को किस रेशो में डिवाइड किया? ये पार्ट 1 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 होगा, ये भी पार्ट 1 है, ये भी पार्ट 1 है और ये भी पार्ट 1 है, क्योंकि इक्वल हिस्से हैं, ये सारे इक्वल पार्ट्स हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कितना होगा? 3। कंप्लीट कितना होगा? 3। तो M ने AB को किस रेशो में डिवाइड किया? 1:3। किस रेशो में? 1:3 के रेशो में। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अब बताओ कि P ने किस रेशो में डिवाइड किया? तो आप बोलोगे ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 हो जाएगा। यानी देखो ये पार्ट भी 2 है, ये पार्ट भी 2 है, मतलब C ने क्या किया? इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। C ने क्या किया? इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इक्वल पार्ट में डिवाइड किया मतलब C क्या हो गया? मिड पॉइंट। C क्या हो गया? मिड पॉइंट। ओके, नाउ N डिवाइड सेगमेंट AB इन विच रेशो? N ने AB को किस रेशो में डिवाइड किया? तो अब तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो रेशो कितना हो गया? 3:1। तो रेशो कितना हो गया? 3:1। तो आई होप कि आपको ये सब समझा होगा रेशो क्या होता है करके, ठीक है? ओके ओके, तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको क्या करना है? इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब सिंपली क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो चलो, पॉइंट A दिया है आपको और पॉइंट B दिया है। मैं आपको थोड़ा इजी करने के लिए समझा देता हूँ कि पॉइंट A, तो इससे मैं मानता हूँ x1 और ये हो जाएगा y1, x1 y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ x2, अच्छा चलो बोलो x2 कितना है? x2 है a माइनस बी। अब देखो गड़बड़ी कहाँ होती है ना, बहुत से लोग गड़बड़ी कर देते हैं। x2 a माइनस बी, फिर माइनस x1 a प्लस बी, x1 a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे ही ये लिखा ना, आपका आंसर गलत। जैसे ही ये लिखा आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? कोई सोच सकता है गलत क्यों हुआ? गलत क्या हुआ ना, देखो x2 क्या था? x2 क्या था? a माइनस बी था, माइनस x1 क्या था? a प्लस बी था। तो फिर गलत क्या हुआ? गलत हुआ ना, ये माइनस मल्टीप्लाइड होगा, ये माइनस क्या होगा? मल्टीप्लाइड। ये बताओ पहले, माइनस a प्लस बी क्या होता है? माइनस से माइनस बी होता है, और आपने क्या लिखा है? माइनस a प्लस बी, तो गलत हो गया। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनो, जब भी माइनस आए उसके सामने क्या करो? एक ब्रैकेट लगाओ, ठीक है ना? ये आदत बना लो, क्योंकि आगे जाके बहुत गलतियाँ होती है। अभी भी 12 के बच्चे इन सब में गलतियाँ करते हैं। ब्रैकेट a माइनस बी माइनस x2 कितना है? a माइनस बी माइनस x1 कितना है? a प्लस बी। माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाया, प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। फिर प्लस y2 क्या है? c माइनस बी, अगर इसको भी ब्रैकेट दे दो, माइनस y1 क्या है? b प्लस c होल स्क्वायर। सो ए बी अंडर रूट ऑफ, तो ये हो गया a माइनस बी, और जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस है माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये c माइनस बी, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है? देखो प्लस है और माइनस है कैंसिल, माइनस बी माइनस 2b, तो ए बी कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ माइनस 2b होल स्क्वायर। प्लस है माइनस है कैंसिल, माइनस बी माइनस 2b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस सी और माइनस सी कैंसिल, माइनस बी, ये भी कितना हो रहा है? माइनस 2b होल स्क्वायर हो गया। सो अंडर रूट ऑफ माइनस 2b का होल स्क्वायर कितना होगा? माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस ये भी 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कितना? 8b स्क्वायर। कितना हो गया? 8b स्क्वायर, 8
बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट कितना, 2√2 होता है, और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है, बी होता है। अच्छा 8 का स्क्वायर रूट 2√2 कैसे है, तो 8 को हमने लिखा 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 का स्क्वायर रूट 2, तो ए बी डिस्टेंस कितना आएगा, 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट आ जाएगा। ओके ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। लेकिन आज आपने एक नई बात सीखी, हालांकि आपको बहुत पहले से पता है कि माइनस के बाद हमेशा क्या लगाना है, एक ब्रैकेट लगाना है, ठीक है ना, माइनस के बाद हमेशा एक ब्रैकेट आपको लगाना ही है। ओके ओके चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट, अगेन 2 पॉइंट दिए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट एम और एन, यानी आप लोगों को एम एन डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अगेन मैं आपके लिए इसको x1 y1 x1 y1 ये हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अपन अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 x2, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूँ, x2 मतलब -a cos अल्फा माइनस, ठीक है ना, ये x2 माइनस x1 मतलब a साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 कितना है, b साइन अल्फा माइनस ऑफ माइनस तो प्लस b cos अल्फा होल स्क्वायर। ओके ठीक है, चलो देखते हैं अब आपको होल स्क्वायर फाइंड आउट करते आता है क्या, वो देखते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाते हैं, बट ध्यान से a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका a हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर है। ध्यान से देखना, a मतलब क्या है, a मतलब है -a cos अल्फा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर होता है, ठीक है, तो क्या a स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2a मीन्स क्या है, -a cos अल्फा इंटू बी। अब ध्यान से देखना, ये था a माइनस और ये b है, b a साइन अल्फा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस फिर आता है b स्क्वायर, b मीन्स क्या है, a साइन अल्फा होल स्क्वायर। ओके प्लस, अब इस पे फिर से वही लगाते, ये हो गया a प्लस b होल स्क्वायर, ये कितना देगा अपने को, अगेन a स्क्वायर मतलब ये b साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस 2a मीन्स b साइन अल्फा इंटू b मतलब b cos अल्फा प्लस b स्क्वायर मतलब b cos अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, ओके चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अब। यार देखो, ये माइनस का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a स्क्वायर cos अल्फा का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ओके ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2a cos अल्फा, अच्छा a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और की है क्या, नहीं 2a और a स्क्वायर cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा प्लस, हाँ इधर ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना देगा ये, b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस इधर लिख लेता हूँ, प्लस ये कितना हो गया, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। आमीन, ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ।
क्योंकि अपने पास जगह नहीं है, थोड़ा रफ करना पड़ेगा। सो mn, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों में से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो, ठीक है ना, अगर ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कितना हो गया 1, समझा। ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से भी अगर बी स्क्वायर कॉमन निकला, बी स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी हो जाएगा आपका 1। अब क्या बचा उसको ध्यान से देखो, ये लिखा है देखो 2a स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा 2b स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से भी अपन कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से कॉमन निकला 2 दोनों में से कॉमन निकला, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर क्या बचा, यहाँ से बचा ए स्क्वायर प्लस वहाँ से बच गया बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, ओके। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। इसमें कुछ और तो हम लोग कर नहीं सकते, बट आप चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो, उससे कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस यहाँ से बच गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो यही रहेगा अपना फाइनल आंसर mn। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन लेने का रीज़न ये था कि कैलकुलेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना, ये देखो कैलकुलेशन देखो कितने डिफिकल्ट कैलकुलेशन होते हैं। अगर आप मान लो एक भी प्लस या माइनस इधर उधर कर दोगे तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही रीज़न था इस क्वेश्चन को लेने का कि आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा स्ट्रांग बने। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3, a एंड 4, 1 इज √10। जैसे मान लो एक पॉइंट a दिया है, पॉइंट a आपको गिवन दिया है 3, a, पॉइंट a गिवन है 3, a, पॉइंट b गिवन है 4, 1, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है a b डिस्टेंस वो दिया है √10। ठीक है ना, पॉइंट a आपको दिया है 3, a, पॉइंट b आपको दिया है 4, 1 और a b डिस्टेंस दिया है √10, और आपको पूछा गया कि a की वैल्यू क्या आएगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √ x2 - x1। अब तो समझ गया, x1 y1 x2 y, तो x2 - x1 4 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - a होल स्क्वायर। अच्छा, ए बी कितना दिया आपने को, √10, तो √10 इज इक्वल्स टू √ 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसको ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा 1 a माइनस बी होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 × 1 × a 2a प्लस बी स्क्वायर, यानी कितना आएगा a स्क्वायर। समझा, बहुत सिंपल है। 4 - 3 1 का स्क्वायर 1, यहाँ लगाया हमने a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर √10। एक काम कर लेते, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, √10 ये हटेगा तो 10 आएगा। और समझा ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया इस तरीके से, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ से क्या बचा 10, ये कितना बचा 1 + 1 2 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर। 10 को उस साइड शिफ्ट करते तो क्या रिमेनिंग क्या रहा, a स्क्वायर माइनस 2a, 10 को उस साइड शिफ्ट किया, 10 को उस साइड जब शिफ्ट करेंगे तो कितना बचेगा -8 = 0। समझा, देखो a स्क्वायर माइनस 2a, 8 जब इस साइड आएगा तो 2 - 10 -8। अब ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक, ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक, तो इससे a की वैल्यू आप लोगों को निकालते आनी चाहिए। आपके पास बहुत सारे मेथड से, मेरे ख्याल से 3 मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 3 में से एक मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं,
फॉर्मूला मेथड जो आपने बहुत ही काम की होती है, फॉर्मूला मेथड a इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला मेथड क्या कहता है, माइनस बी कितना है -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर माइनस 4 a कितना है 1 और c कितना है -8 अपॉन 2 a कितना है 1। सो a इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये कितना हो गया 4 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2। तो a इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस ये 36 यानी 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से एक प्लस लेंगे और एक माइनस लेंगे, जब प्लस लेंगे तो 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और जब माइनस लेंगे तो 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो a की एक वैल्यू कितनी आ गई 4 और a की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, 2 प्लस 6 8 डिवाइडेड बाय 2 4 2 माइनस 6 2 माइनस 3 -4 डिवाइडेड बाय 2 -2। तो a की दो वैल्यू आती है 4, -2। ओके, तो आज हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है, आप लोगों ने इसको ऑलरेडी पहले एक बार हो चुका है, आपका 9th में भी हो चुका है, 10th में भी हो चुका है। सिर्फ हमने क्या किया, रिकॉल किया है और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए। ठीक है, कुछ और नए क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और थोड़ा सा डिटेल में देखना होता है, क्योंकि एज इट इज़ जैसे का वैसा चैप्टर आपको 11th और 12th में मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बच्चे JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक और इस पर वीडियो लेक्चर रहेगा जो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ठीक है, टिल नाउ अब तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। ओके, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो भी बेसिक फाउंडेशन का फ़ायदा उठा सके, एडवांटेज ले सके इस सब फाउंडेशन का। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं।